हाय वेलकम बैक। इस सेशन के अंदर हम लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस को डिस्कस कर रहे होंगे, जबकि हम चैप्टर 11 में जब हमने स्टार्ट किया तो दैट्स अंडरस्टैंड के वेक्टर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया और अभी तक हमने जाना है कि वेक्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो लाइंस एंड प्लेन्स को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। तो क्यों ना हम सबसे पहले ये समझ लें कि एक पॉइंट, लाइन और प्लेन क्या है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट क्या होता है। नॉर्मली एक पॉइंट्स को अगर हम देखें तो एक पॉइंट बाय इटसेल्फ कोई भी इंटरनल एरिया नहीं रखता, उसकी कोई विड्थ नहीं होती, कोई उसकी हाइट नहीं होती। लेकिन जब आप कोई शेप बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, तो सर्कल का मिड पॉइंट इंडिकेट करता है कि वो उसका रेडियस है। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि एक्चुअली किसी ग्राफ के अंदर उसके एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है। लेकिन बाय इटसेल्फ इस डॉट की कोई स्ट्रेंथ नहीं है अनटिल वो किसी खास किसी दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में जाए, जहां पर वो किसी वैल्यूज को इंडिकेट करे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पॉइंट को लिख रहे होते हैं, तो पॉइंट को लिखने के लिए या तो सिर्फ डॉट इस्तेमाल किया जाएगा या कोई नेम इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे मैं ए लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ लाइन। अब एक लाइन किस तरह से क्रिएट की जाती है। अगर हम दो पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल दैट्स द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज अनदर पॉइंट। इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम कुछ बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी मैं इसके साथ बहुत सारे ज्वाइन करके पॉइंट बनाऊं और इन पॉइंट्स के जरिए से मेजरली उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया जाए। तो मैं कह सकता हूं कि जो दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेट पाथ बनाया गया है, वो पाथ लाइन कहलाएगी। रिमेंबर कि जब हम लाइन इंडिकेट करते हैं तो वो लाइन सिर्फ डॉट को टच करती है। ठीक है, वो क्रॉस भी कर सकती है, उसके बियॉन्ड भी जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर इस ग्राफ को इस इमेज को देखें, तो ये लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। ये ए से बी की तरफ, या विच मीन बी टू सी की तरफ, या सी टू बी की तरफ लाइन बन सकती है। तो यही वजह है कि इसके दोनों जानिब एरो ड्रॉ किया जाता है और इसको इंडिकेट करने के लिए हम बी टू सी बोथ टाइम एरो लिख सकते हैं, या फिर सी टू बी पे बोथ टाइम एरो को इंडिकेट करके बता सकते हैं कि एक्चुअली ये एक लाइन है। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज अ प्लेन। नॉर्मली प्लेन इंडिकेट करने के लिए हम 3 डायमेंशन को याद रखते हैं, यानी हमारे पास एक एक्स है, एक वाई एक्सेस है और एक जेड एक्सेस है। जो नॉर्मली अगर हम कॉनिक शेप्स की बात करें तो वहां पर एक प्लेन इस्तेमाल किया जाता है 3 डायमेंशन, जो किसी कोन को या किसी भी शेप को कट कर कर एक नया शेप क्रिएट करके हमें दे रहा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त यहाँ पर जो शेप है वो एक 3 डायमेंशंस के साथ मौजूद है, जिसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज है और इसे 3 डायमेंशन वे पर रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। नॉर्मली इसकी इंडिकेशन के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक प्लेन 3 डायमेंशन पे कुछ इन पॉइंट्स को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो इसे हम DFE लिख सकते हैं, या इसी तरह से EFD लिख सकते हैं, EFD एंड सो ऑन। डिफरेंट नोटेशन इसमें इस्तेमाल की जा सकती है जो प्लेन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हमें 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि एक पॉइंट क्या है, एक लाइन क्या है और एक प्लेन क्या होता है। जब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो अब हमें लाइन टू लाइन यानी पॉइंट टू पॉइंट या फिर प्लेन टू प्लेन समझना होगा कि ये तीनों चीजें क्या है। तो हमें यहाँ से रीड करना है कि प्लेन इन स्पेस से क्या मुराद है और ये हमें ज्योमेट्रिकल शेप में या वेक्टर फॉर्म पर क्या चीजें दे रहा होता है। सो इन अ प्लेन, sorry, slope is used to determine an equation of a line. Remember, that's a very important thing. In a plane, slope is used to determine the equation of the line in a space. It is more convenient to use vector to determine the equation of the line, which means that हम vector का इस्तेमाल करेंगे line की equations को create करने के लिए, जबकि plane में slope इस्तेमाल किया जा रहा है equation of line को find करने के लिए। अब ये जो दो line की डेफिनेशन थी या स्पेसिफिक पॉइंट था, ये 11.43 की डायग्राम में बड़े अच्छी तरीके से बताया गया। देखो इसको समझते हैं। कंसिडर लाइन L थ्रू द पॉइंट PX1, Y1 एंड Z1। हमारे पास एक लाइन है जिसे हम L यहाँ पर कह रहे हैं और वो एक लाइन थ्रू पास कर रही है द वेक्टर फॉर्म और द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट X1, Y1 एंड Z1। और ये लाइन पैरेलल टू द वेक्टर है इसके। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास वेक्टर है और इसी के बिल्कुल पैरेलल ये वाली लाइन है जो अभी हमने
यहाँ पर देखा है। वन वे टू डिस्क्राइबिंग द लाइन एल इज से दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ द ऑल पॉइंट क्यू एक्स वाई जेड, यानी एक तरीका डिस्क्राइब करने का तरीका ये है कि जो एल है हमारे पास वो इन पॉइंट्स पर कंसिस्ट होती है जो एक्स वाई जेड है, क्योंकि एक लाइन जो है वो दो पॉइंट्स से मिलकर बनेगी, यानी उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा हो गया पी एक्स वन वाई वन जेड वन, और जिससे जाकर ये ज्वाइन हो रही है, जो एक लाइन बना रही है वो एक्स क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। So for which the vector P and Q is parallel to the V. This means that P and Q is scalar multiple of V. इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो P and Q है, यानी ये जो इन दोनों का जो वेक्टर कॉम्बिनेशन है वो स्केलर मल्टीपल है किसका, वेक्टर V का। यानी V पर हम कोई मल्टीपल वैल्यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से PQ एक्सपेंड हो गया है, यानी इनलार्ज हुआ है, और वो उसके पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हम किसी वेक्टर को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि पॉजिटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव से करो, या फिजिकल क्वांटिटी से करो, वो हो सकता है। नाउ वी कैन राइट दैट वेक्टर P एंड Q दैट इज इक्वल टू T ऑफ V, यानी T वो कांस्टेंट वैल्यूज है जिससे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो वेयर T इज अ स्केलर वैल्यूज, यू कैन से दैट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन ऑफ दिस वन, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एक वेक्टर जो हमारे पास ABC कोऑर्डिनेट पर मौजूद है उसके पैरेलल PXQ अगर PXYZ है, तो वो उसका ओरिजिनल वेक्टर जो है वो उस लाइन का जो P से Q का है उसका एक स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे PQ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिखा गया, और यहाँ पर उसकी वेक्टर वैल्यूज दिखाई गई है जो इंडिकेशन पे इस्तेमाल की जाती है, जो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म पर मैं TV लिख सकता हूँ। TV का मतलब यहाँ T की कोई स्केलर वैल्यूज होगी जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हासिल की जाएगी। नाउ बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेजन ओके कंपोनेंट यू कैन ऑब्टेन द पैरामेट्रिक इक्वेजन, यानी इस इक्वेजन को इस्तेमाल करते हुए जो हमें इक्वेजन मिलेगी एट लास्ट उसे मैं पैरामेट्रिक इक्वेजन कहूंगा। अब जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब हमें थ्योरम समझ में आ जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। अ लाइन L पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास ABC और एक लाइन है जो उसके पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक वो पॉइंट को पास थ्रू कर रही है जो कि x1 y1 और z1 की है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेजन में, और उसके इक्वेजन जो पैरामेट्रिक इक्वेजन होंगे वो ये होंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा x1 प्लस AT, सेकंड y1 प्लस BT, एंड थर्ड वन z प्लस CT। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए याद करो, जब हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहते थे तो y इक्वल टू mx प्लस c लिखा जाता था। ठीक है, दैट इज अ वेरी कॉमन इक्वेशन जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इक्वेशंस को जब हम एक लाइन इन स्पेस पे लेकर आ रहे हैं तो उसके तीन फॉर्म्स बन रहे हैं जिसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कह रहे हैं। और अगर हम इसमें डायरेक्शन की तरफ जाएं कि इसके हर एक नंबर्स के डायरेक्शन क्या होंगे, तो उसके लिए हमें सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी मिलता है। कैसे? इफ द डायरेक्शन नंबर्स ABC आर नॉन जीरो, अगर डायरेक्शन नंबर नॉन जीरो है हमारे पास तीन, तो यू कैन एलिमिनेट द पैरामीटर T। ठीक है, हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे T को, तो उसके जरिए से जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसे हम सिमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ये दो पॉइंट हमें समझ में आ गए। तो जब हमने एलिमिनेट किया तो ये हमारे जो पास जो फॉर्म बना वो सिमेट्रिक फॉर्म है। तो हमें समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है और सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन की क्या होगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज अ वेरी अप्लाइड एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें पैरामेट्रिक एंड सिमेट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, जो कि लाइन L यहाँ पर यूज कर रही है और वो पास थ्रू कर रही है इन पॉइंट से द फर्स्ट वेक्टर, एंड दिस लाइन और द पॉइंट जिससे वो L लाइन पास थ्रू कर रही है वो पैरेलल है इस वेक्टर के, यानी हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की वैल्यूज भी मिल गई और वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, टू फाइंड द सेट ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन यूज द कोऑर्डिनेट्स, दिस थ्री कोऑर्डिनेट्स हमने इस्तेमाल किया जो इसकी है। ठीक है, एंड डायरेक्शन नंबर्स जो कि हमें वेक्टर से मिलेगा वो हमने यहाँ यूज कर लिया। हम डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला उठाएंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, इसमें तमाम वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो ये हमें पैरामेट्रिक फॉर्म मिल गया। अब अगर हम इसमें से T को एलिमिनेट कर दें तो वो सिमेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। तो हमने डायरेक्टली सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन उठाई, देयर इज अ फॉर्मूला, और उसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें दोनों फॉर्म्स यहाँ पर मिल गए कि पैरामेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्या है। जबकि आप देख रहे हो कि पैरामेट्रिक और सिमेट्रिक का जो फॉर्म है वो बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सेम नहीं कर रहे। इसी चीज़ को आप 11.14 पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वेक्टर है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2, 4 एंड -4, जबकि ये वो पॉइंट है जिससे लाइन जो है वो पास थ्रू कर रही है। तो ये वो लाइन है, और देखो ये बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल है इस तरह से। ठीक है, यही चीज़ अभी हमने टॉप पे भी देखी थी जो इसके पैरेलल डेफिनेशन पे थी। So neither parametric equation nor symmetric equation of the given line are unique. For instance, example 1, by letting t equal to 1 in a parametric equation, you would obtain this value, and using the point with the direction a equal to this one, b and c would produce a different set of the parametric equation like this. So ना तो parametric equation है, ना ही जो है वो
सिमेट्रिक इक्वेशन जो है वो यूनिक है, लिहाजा इस बेस पर अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें इस तरह की इक्वेशंस एट लास्ट मिल रही होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आप इसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस हमेशा से यही होता है कि हम कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन टॉपिक्स को जान सकें जो इन फ्यूचर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो रही हो, तो हमें पता हो कि एक्चुअली जो इस प्लेन का कॉन्सेप्ट है या लाइन का कॉन्सेप्ट है या पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से इंटरनली सिमेट्रिक या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पर वर्क करता है, उसके थ्योरम्स क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन है। अभी हमने स्टार्टिंग में प्लेन की डेफिनेशन जान ली थी, तो मैं डायरेक्टली उसके थ्योरम पे चलता हूँ, जहाँ पर हमें बात समझ में आ जाएगी कि प्लेन किस तरह से थ्योरम वाइज वर्क करता है। सो द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 एंड z1 जो कि एक पॉइंट प्लेन पर है, एंड हैविंग द नॉर्मल वेक्टर n इक्वल टू abc, और एक नॉर्मल वेक्टर है जो n इक्वल टू abc कॉम पे मौजूद है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारे पास एक प्लेन हो जो कंटेन करता हो एक पॉइंट को और उसके साथ एक नॉर्मल वेक्टर हो, तो उसे प्लेन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है। अगर हम इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करें तो इसमें a b c हमारे पास वो पॉइंट है। सो दिस values of a b and c where the vector x minus x1, y minus y1 and z minus z1, that's the combination of this value will produce us 0. सो वी कैन से दैट कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द प्लेन के। अगर हम रीग्रुपिंग करें इन टर्म्स को तो हमें एक जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मिल जाता है, और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कुछ यूँ होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड एन प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्पेस का पता चल गया कि वो क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हमें प्लेन के इस 3 स्पेस वाइज समझ में आ जाएगा कि हम उसके इक्वेशंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए और हमें जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मालूम करना है। वाज़ेह है कि ये 3 स्पेस का है। ठीक। सो बाय अप्लाइंग अ थ्योरम ऑफ द 11.12 we can obtain the complete equation of the plane here। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास u है और v फॉर्म है, तो हमने u एंड v फॉर्म्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल लिए। राइट, तो हमें ये समझना होगा कि ये u एंड v किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो पैराग्राफ जो सोल्यूशन का है उसमें बताया जा रहा है कि थ्योरम 11.12 को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर द पॉइंट इन द प्लेन एंड वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 चॉइसेस है, लेकिन इन चॉइसेस में से हमारे पास कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं है। तो हम एक नॉर्मल वेक्टर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन देखें तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें बनाना है जो कि कंटेनिंग है इन पॉइंट्स पर। तो हम इसे P1 कह लेते हैं, इसे हम P2 कह लेते हैं और इसे हम P3 कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से P1 को यूज़ करूंगा मैं P2 एंड P3 के लिए। ठीक है, और U एंड V इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ाबेटिक नेम एज अ नेम, और उसके ज़रिए से हम एक नॉर्मल वेक्टर क्रिएट कर लेंगे। सो टू ऑब्टेन अ नॉर्मल वेक्टर यू चूज़ और वी कैन यूज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर U एंड V एक्सटेंडेड फ्रॉम द वेक्टर 2 1 1। तो 2 1 1 हमारे पास पहला वेक्टर है। ठीक है, अब हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं 0.041 एंड -214, ये P2 और P3 की वैल्यूज़ है। अब इसी चीज़ को 11.46 में ड्रॉ करके भी दिखाया गया है। अगर आप यहाँ देखो तो पहला पॉइंट है 211, ये रहा हमारे पास 211, इसके साथ एक्सटेंड कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट को, तो 041 ये रहा जिसको हमने U कहा है, और इसके बाद जो थर्ड है -2 1 एंड 4 वो V है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हमारे पास ये एक नॉर्मल वेक्टर फॉर्म विजुअलाइज हो गया। अब क्योंकि हमें इक्वेशंस ऑफ द प्लेन बनाना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो n इक्वल टू u क्रॉस v है। तो हमने u क्रॉस v किस तरह से प्लॉट किया है, यानी u एंड v के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए हैं। देखो, u और v के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने सबसे पहले p1 और p2 को यूज़ किया, फिर p1 और p3 को यूज़ किया है। अब देखो हमारे पास p1 की वैल्यू है 211 और 2 की वैल्यू है 041। तो हम क्या करेंगे, 0 - 2, ठीक है, या फिर 0 - 2 आप इस तरह से लिख लो, फिर 4 - 1 और फिर 1 - 4। हियर इट इज 0 - 2 4 - 1 एंड 1 - 1। सेम अब 1 को 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 - -2, फिर 1 - 1 और फिर 4 - 1। देखो ये था 4 और ये रहा -1, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट से ये कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए u एंड v के। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया u एंड v के अंदर, और बिहाफ ऑफ दी जो मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका होता है जो अभी हमने प्रीवियस सेशंस पे भी कवर किया हुआ है। तो हम u v और j के रिस्पेक्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स प्लॉट करने से, और इसके बाद हमें ये वेक्टर फॉर्म मिल गया जिसे हम ABC वैल्यूज कह सकते हैं।
अब यहाँ पर ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 12 हमें मिल गई है। अब हमें जनरल फॉर्म फाइंड करना है, जो अभी हमने प्रीवियस पेज पे भी पढ़ा है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसे कंक्लूड करने के लिए हमारे पास पॉइंट की वैल्यूज़ है और उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज़ भी आ गई। तो ए की वैल्यूज़ बी और सी ये तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया। अब हमें x माइनस x1, b माइनस y1 और z माइनस z1 करना है। तो ये जो x1, x2 और x3 है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे p1 की वैल्यूज़। ठीक है, p1 क्या है, जो भी टॉप पे हमने यूज़ किया हुआ है, इस p1 को हमने तमाम वैल्यूज़ पुट किए, देखो -2, -1 एंड 1, और उसके बाद ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जिसको हम सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन ऑफ द इक्वेशंस कह सकते हैं, इट्स नाउ कंक्लूडेड। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी एक एग्जाम्पल में कि हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन 3 स्पेस किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। अब जब हम स्पेस को या उसके इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एंगल मालूम करते थे, हमें यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स भी फाइंड करना होगा। तो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए ये वो फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज़ होगा। जो भी हमारे पास एन की वैल्यूज़ होगी, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका, और उसके बाद जो उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ होगी n1 की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n2 से। कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अगर n1 डॉट n2 की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। इफ n1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द n2, यानी अगर n1 की वैल्यू स्केलर मल्टीपल n2 है तो हम कहेंगे कि n1 और n2 आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इसके बिहाफ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो फाइंडिंग द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो हमें दो इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिए गए हैं और हमें एंगल मालूम करना है। तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखो तो और इक्वेशन 2 को देखो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड की थी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वैल्यू। तो दो इक्वेशन दी गई है, हमने क्या करना है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ देयर लाइंस ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम करना है लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन की। अगर आप डायग्राम देखो 11.48 को, तो यहाँ पर वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो ये पिंक कलर के साथ, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ, ये प्लेन है। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। जबकि आप प्लेन देखो तो ये जो लाइट पिंक कलर है, ये प्लेन 1 है, और ये सेकंड वो है जो लाइटर ग्रीन सा है या ग्रे टाइप का है, वो प्लेन 2 है। ठीक है, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमें मालूम करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा जो एंगल बिटवीन द टू स्केल वैल्यूज़ है या फिर टू प्लेन्स है। तो उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हमने नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन्स देखा। तो यहाँ पर n1 की वैल्यूज़ ये हो गई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये 1 है, -2 एंड 1। सिमिलरली फॉर द सेकंड इक्वेशन 2, 3 एंड -2 ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, n1 डॉट n2 करना है। तो n1 डॉट n2 के बाद हम n1 की जो कंप्लीट वैल्यूज़ है 1, -2 एंड 1, उसको क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उस मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को n2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये n1 डॉट n2 किस तरह से आ रहा है, जो n1 डॉट n2 का फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये -6 आ रहा है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पर उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जबकि n1 मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि n1 के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। तो 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4, 1, 1, 6, तो अंडर रूट 6 आ गया। ठीक है, सेम फॉर द n2, तो ये अंडर रूट 17 आ गया। कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 0.59409 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एंगल है, ठीक है, जो दो प्लेन्स के दरमियान मौजूद है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेशन इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, प्लेन्स एंड लाइंस, जो कि टॉपिक्स का हमारा कोर पार्ट भी है कि हम पॉइंट्स, प्लेन्स और लाइंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमें डिस्टेंस को देखना है यहाँ पर। तो अगर हम डिस्टेंस इन स्पेस को कंसीडर करें तो दो बेसिक टाइप्स हो सकती हैं इस प्रॉब्लम में, जहाँ पर हम डिस्टेंस देख रहे होंगे पॉइंट, प्लेन और लाइंस के लिए। तो फर्स्ट इज दैट कि फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, वेयर एज द सेकेंड वन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, हम पॉइंट से लाइन की तरफ जा रहे हैं और पॉइंट से प्लेन की तरफ जा रहे हैं। ये दो सिनेरियोज हो सकता है। तो अब इस पॉइंट को या इस प्लेन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर विजुलाइज कर रहा है थ्योरम 11.13, द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ पॉइंट क्यू। दैट इज द अल्फाबेट क्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगा, नॉट इन द प्लेन, रिमेंबर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ पॉइंट इज क्यू एंड दैट विल बी एज लाइक दिस। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ यूं होगा कि जो हमारे पास d है यानी डिस्टेंस, वो बराबर होगा प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पी एन क्यू, जो पी एन क्यू की प्रोजेक्शन होगी उसके बराबर है। जबकि हम इस प्रोजेक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि पी क्यू डॉट प्रोडक्ट होगा एन के साथ, उसकी वैल्यूज होगी ऑलवेज पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट होगी, जबकि डिवाइड करूंगा मैं उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द एन के साथ, वेयर पी इज अ पॉइंट इन द प्लेन एंड एन इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। पी जो होगा वो पॉइंट होगा प्लेन का, जबकि एन होगा नॉर्मल प्लेन के लिए। अब इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट
एंड अ प्लेन मालूम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 5 में यही कहा गया है कि हमारे पास जो है वो एक प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जबकि हमें एक पॉइंट दिया गया है 1 5 -4 और हमें मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पी एंड क्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। सो वी नो कि एन की वैल्यूज यहाँ पर हो जाएगी 3 -1 एंड 2। किस तरह से हमने ये निकाला है, ये निकाला है हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन के जरिए से, इज अ नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। टू फाइंड द पॉइंट इन द प्लेन लेट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, यानी हम y और z दोनों को 0 पुट कर रहे हैं ताकि हम पॉइंट ऑफ प्लेन मालूम कर सकें। एंड ऑब्टेन द पॉइंट 2 0 0, हम उसके जरिए से ऑब्टेन पॉइंट करेंगे 2 0 0। सो द वेक्टर फ्रॉम p टू q इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है जो p से q की तरफ हमें फॉर्म होकर मिल रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है, देखिए, एक तो हमारे पास वो पॉइंट है जो q है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, और एक वो पॉइंट है जो हमने ऑब्टेन किया जिसका नाम p है। तो इस q टू p को सॉल्व किया है हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्शन के लिए। तो 1 - 2 5 - 0 एंड -4 -0 को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो हमें यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज मिल गई। नाउ बेस्ड ऑन दिस हमें पी क्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मिल चुकी है एंड हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3 -1 एंड 2। अब हम इसे डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला में यूज कर रहे हैं, वेरी सिंपल, जो पुटिंग द ऑल द वैल्यूज है, हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मालूम किया, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द पॉइंट वैल्यू इज 1 5 -4। होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इस लॉजिक का या इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल किया डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड प्लेन के लिए। सेम लॉजिक के साथ आगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स है। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स है तो उसके दरमियान भी हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और आप यहाँ से डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लेन ऑफ द इक्वेशंस को पढ़कर समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नोटेशन ऑफ द फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो रहा है। हम दूसरे थ्योरम की तरफ चलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन इन अ स्पेस। रिमेंबर, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन बट इन अ स्पेस। अब ये किस तरह से हो रहा है, देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बस वहां पर n था तो यहाँ पर वैल्यूज क्या इस्तेमाल हो रही है, u, एंड रिमेंबर वहां पर हम सिर्फ एब्सोल्यूट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ऑफ u कर रहे हैं, जबकि u का बाय इटसेल्फ मैग्नीट्यूड वैल्यूज डिवाइड में होगी। अब इसके जरिए से हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन इन स्पेस मालूम करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्लियरली हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। हमें क्या दिया गया है, हमें तीन प्लेन्स की इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म पर है, रिमेंबर, और हमें डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट मालूम करना है q एंड अ लाइन। ठीक है, हमें पॉइंट मालूम करना है और लाइन मालूम करना है इस पैरामीट्रिक तीन इक्वेशन को यूज करते हुए। ओके, तो हमें u फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, यूजिंग द डायरेक्शन नंबर्स 3 -2 एंड 4, यू नो द डायरेक्शन वेक्टर फॉर द लाइन एज वी डिस्कस बिफोर। तो हमने u फाइंड कर लिया यहाँ पर, जो कि मेजर पार्ट होगा हमारे फॉर्मूला का जिसमें हमें पुट करना है। अब हमें p वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में p एंड q फाइंड किया था, सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी, तो हमें p पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट वैल्यूज लिख ली। अब हम p q में डायरेक्टली वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि q हमें यहाँ पर गिवन है और p हम निकाल चुके हैं। तो p एंड q के जरिए से हमने सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड कर ली, जो 5 -1 एंड 3 की है। तो 5 -1 एंड 3 वैल्यूज पुट कर ली, और उसके बाद जो हमने u वैल्यूज यूज किया है वो यहाँ पर पुट कर दिया, और उसके बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सॉल्व किया गया सिंपल, जो क्रॉस मेथड का तरीका है, और हमें एट लास्ट यहाँ पर उसकी भी वैल्यूज मिल गई। तो हमें डायरेक्टली अब तमाम वैल्यूज पुट करनी है। p ऑफ q जो सॉल्व किया हमने, उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो हमने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाल ली 174 अंडर रूट स्क्वायर, जबकि u का जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे वो 29 आएगा। सॉल्व किया गया एंड दैट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.45। तो 2.45 वो डिस्टेंस है जो बिटवीन द पॉइंट q इस्तेमाल हो रहा है और एंड द लाइन हो रहा है, जबकि लाइंस की जो वैल्यूज है जो हमें दी गई है इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म वो नीचे गिवन है। तो ये सेशन लॉन्ग ज़रूर था, जिसमें हमने जाना कि लाइन एंड प्लेन्स इन स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स देखी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, और क्लियरली समझा कि वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली वेक्टर कैलकुलस का, जब वो लाइन, प्लेन्स या फिर पॉइंट के साथ इंटरनली वर्किंग करती है। तो इसी तरह से जुड़े रहे, नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो चैप्टर 11 का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि 11.6 है, दैट इज सेड टू बी अ सरफेसेस इन स्पेस। क्या है सिलेंड्रिकल सरफेस, क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जान सकेंगे। इसी तरह से जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।